नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि जितने भी 30 क्वेश्चन थे उसको हमने एक्सप्लेन करते करते वो 30 क्वेश्चन के प्लेस पे हम चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है तो वो 100 पे पहुंच गया है। इसी तरह आज के इस पार्ट 2 में भी हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और सारे ऑप्शन को एक एक करके एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, जिससे आपका इस चैप्टर का कमांड नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेज इज कॉल्ड द प्ले एज इन चाइल्ड डेवलपमेंट? चाइल्ड डेवलपमेंट में प्ले एज किस स्टेज को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है इन्फेंसी। इन्फेंसी जो स्टेज होता है, इस स्टेज में बेबी मोस्टली स्लीपिंग, फीडिंग एंड सेंसरी एक्टिविटीज करता है। सेंसरी एक्टिविटीज करता है। इस एज को प्ले एज नहीं कहते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा मैक्सिमम टाइम जो होता है वो गेम में बिताता है, इसलिए इस स्टेज को हम प्ले एज कहते हैं। ऑप्शन सी में है एडोलेसेंस। ये इमोशनल एंड आइडेंटिटी चेंज का स्टेज होता है। इमोशनल एंड आइडेंटिटी चेंज का स्टेज होता है। ऑप्शन डी है एडल्टहुड। इस एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एज होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था प्ले एज, तो प्ले एज जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड का जो एज होता है वो प्ले एज होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स इन व्हिच स्टेज? पियाजे के अनुसार जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो किस स्टेज में डेवलप हो जाता है? सेंसरी, ऑप्शन ए है सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में बच्चा समझने लगता है कि ऑब्जेक्ट छुप जाने से बाद में एग्जिस्ट करता है। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन बी है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग करने लगता है। सिंबॉलिक थिंकिंग करने लगता है। ऑप्शन सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है उसमें लॉजिकल थिंकिंग होता है। ऑप्शन डी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में डेवलप होता है? तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। उसी को हिंदी में बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ग्लैंड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ? ग्रोथ के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एनर्जी बैलेंस को कंट्रोल करता है। एनर्जी बैलेंस कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड। ऑप्शन डी है एड्रेनल ग्लैंड। ये हार्मोन रिलीज करता है, स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है एड्रेनल ग्लैंड। पेनक्रियाज जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ग्रोथ के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड।
Question number 4. The tendency of a child to see things only from his own point of view is called. कोई बच्चा किसी भी चीज को अपने दृष्टिकोण से सोचता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है कि कोई भी चीज को सेम रखने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग कंजर्वेशन बोलते हैं। ऑप्शन बी है इगोसेंट्रिसिज्म। तो किसी भी चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का जो प्रोसेस है, उसको हम इगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। इसमें जो बच्चा है वो दूसरे के पर्सपेक्टिव, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सोचता है। ऑप्शन सी है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है कोई चीज को, मतलब जो पुराना एक्सपीरियंस है उसमें नए चीज को जोड़ने का जो थिंकिंग होता है, मॉडिफाई करके उसमें न्यू एक्सपीरियंस को ऐड करना, उसी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन। स्कैपफोल्डिंग एक टाइप का सपोर्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज इकोसेंट्रिसिज्म। इसी को हिंदी में अहम केंद्रिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. Which development is related to muscle coordination? मसल कोऑर्डिनेशन के समन्वय से संबंधित विकास कौन सा है? ऑप्शन ए है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ये कम्युनिकेशन से संबंधित है। कम्युनिकेशन, इसका मसल कोऑर्डिनेशन से इसका रिलेशन नहीं है। मोरल डेवलपमेंट जो होता है, कोई चीज राइट है या रॉन्ग है, उस चीज का समझ जो होता है उसको हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं, राइट और रॉन्ग। ऑप्शन डी है मोटर डेवलपमेंट। तो जो बॉडी का मूवमेंट और मसल कोऑर्डिनेशन को ही हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। तो जो मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें मसल कोऑर्डिनेशन होता है, मसल कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन डी है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल, इमोशंस एंड जो फीलिंग्स होता है उसको कंट्रोल कर पाने का जो क्षमता होता है, उसी को हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन सा डेवलपमेंट जो है मसल कोऑर्डिनेशन से संबंधित है। तो जो मोटर डेवलपमेंट होता है, दैट इज ऑप्शन सी, मोटर डेवलपमेंट, ये मसल्स कोऑर्डिनेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6. हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट? जो थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? पियाजे। जो पियाजे हैं इनके द्वारा कॉग्निटिव थ्योरी दिया गया है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो है ये पियाजे के द्वारा दिया गया है। कोलबर्ग के द्वारा मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया गया है, मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी। स्किनर जो है ये कंडीशनिंग थ्योरी है, ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। और जो वाटसन है ये एक बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कोलबर्ग। कोलबर्ग के द्वारा थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट दिया गया है, जिसके 3 स्टेज है और वो फिर दो पार्ट में डिवाइड है, तो टोटल 6 हो जाते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इस क्वेश्चन में हमसे बस इतना पूछा गया था कि ये जो मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो वो कोलबर्ग के द्वारा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. विच पीरियड इज नोन एज स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड? ये जो स्टॉर्म और स्ट्रेस का पीरियड है, ये किस पीरियड को कहा जाता है? ऑप्शन ए है चाइल्डहुड। ये जो चाइल्डहुड होता है, कंपैरेटिवली जो होता है वो स्टेबल स्टेज होता है, पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा स्टेबल होता है। ये जो एडोलेसेंस का एज होता है, इसी को हम स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का एज कहते हैं।
क्योंकि इसमें जो है इमोशनल कंफ्यूजन, स्ट्रेस और रैपिड चेंज होता है, इसीलिए रैपिड चेंज, इस स्टेज को हम स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का एज कहते हैं। एडल्टहुड, ऑप्शन सी में है एडल्टहुड। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एज कहते हैं। ऑप्शन डी है इन्फेंसी। इन्फेंसी में जो बच्चा होता है वो डिपेंड रहता है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज एडोलेसेंस, किशोरावस्था। जो किशोरावस्था का पीरियड होता है उसको तूफान और तनाव का स्टेज कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट इज एम्फेसाइज्ड बाय। लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए में है स्किनर। स्किनर जो है लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट पर बल नहीं दिए हैं, ये है रीइंफोर्समेंट पर इन्होंने जोर दिया है। ये जो बेंडूरा है, बेंडूरा साहब जो है लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट पर जोर दिए हैं। ऑप्शन सी है पेवलो। पेवलो जो है ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इनके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंडूरा। ये जो बेंडूरा है इन्होंने लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में है द एबिलिटी टू डू वर्क इंडिपेंडेंटली डेवलप्स इन। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता है वो किस अवस्था में विकसित हो जाता है? ऑप्शन ए है इन्फेंसी। इन्फेंसी में जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट, इन्फेंसी में जो बच्चा है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। जो अर्ली चाइल्डहुड का एज होता है इसमें बच्चा स्मॉल टास्क को खुद से करने का कोशिश करता है। स्मॉल टास्क को खुद से करने का कोशिश करता है। तो इसी एज में कोई भी काम को इंडिपेंडेंटली करने का जो अवस्था होता है वो विकसित होने लगता है। एडोलेसेंस में जो है इंडिपेंडेंस स्ट्रांग होती है, डेवलप नहीं होता है, इसमें डेवलप हो चुका होता है। और जो ओल्ड एज है इसमें फिर से डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंडिपेंडेंटली कौन सा एज में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज प्रारंभिक बाल्य अवस्था। क्वेश्चन नंबर 10 हमें हमसे पूछा गया है विच फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू डेवलपमेंट। दिया गया है 4 ऑप्शन, इनमें से कौन एक ऐसा है जो विकास से संबंधित नहीं है, मतलब डेवलपमेंट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में हेरिडिटी। जो हेरिडिटी है इसका संबंध डेवलपमेंट से है, क्योंकि जो जीन होता है वो डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है इन्वायरमेंट। यस, इन्वायरमेंट जो होता है फैमिली और सराउंडिंग, इन्वायरमेंट में आ जाता है फैमिली एंड सराउंडिंग। तो जो फैमिली और सराउंडिंग होता है ये डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, इसीलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है न्यूट्रिशन। यस, न्यूट्रिशन ऑल्सो अफेक्ट डेवलपमेंट। जो हेल्दी न्यूट्रिशन होता है, हेल्दी न्यूट्रिशन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ये जो लक होता है, लक डेवलपमेंट से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज लक। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है ये जो आईक्यू होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब आईक्यू का इसका पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए है इंटेलिजेंस क्वालिटी, तो ये इसका करेक्ट फुल फॉर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन बी है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ऑप्शन डी है इंटरनल क्वेश्चन, ये भी गलत है। So the right answer is option C, that is intelligence quotient.
क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग ओल्ड आइडियाज टू न्यू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। जो पुराने विचार है उसको अनुभव को के अनुसार बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है ना कि न्यू इंफॉर्मेशन को पुराने एक्सपीरियंस में जोड़ा जाता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो जो प्रोसेस होता है एडजस्टिंग ओल्ड आइडियाज टू न्यू एक्सपीरियंस, उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग जो होता है ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एकोमोडेशन। पुराने विचारों को नए अनुभवों के अनुसार बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम समायोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टाइप ऑफ प्ले इज कॉमन इन अर्ली चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसमें किस तरह का जो प्ले होता है वो ज्यादा होता है, कॉमन होता है? ऑप्शन ए है कोऑपरेटिव प्ले। इसमें चिल्ड्रन जो है ग्रुप में मिलकर प्ले करते हैं। कोऑपरेटिव में है ग्रुप में मिलकर प्ले करते हैं। ऑप्शन बी है सॉलिटरी प्ले। इसमें जो बच्चा है वो अलोन अकेले खेलता है। ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्टिव प्ले। कंस्ट्रक्टिव प्ले में जो है बच्चा खुद से कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, उसको कंस्ट्रक्टिव प्ले बोलते हैं। ऑप्शन डी है सिंबॉलिक प्ले। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसमें बच्चा सिंबॉलिक प्ले बेस्ड गेम खेलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सिंबॉलिक प्ले। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उसमें बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी इज कॉमनली सीन ड्यूरिंग। जो भावनात्मक अस्थिरता होता है वो किस एज में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? ऑप्शन ए है इन्फेंसी। इन्फेंसी में बच्चा डिपेंडेंट होता है। ऑप्शन बी है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। ऑप्शन सी है एडोलेसेंस। ये जो एडोलेसेंस का स्टेज होता है इसमें बच्चा इमोशनल इनस्टेबिलिटी होता है, रैपिड चेंज होता है। और जो एडल्टहुड होता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एज बोलते हैं उसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इमोशनल इंस्टेबिलिटी, तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी का एज एडोलेसेंस को बोलते हैं, दैट इज ऑप्शन सी। किशोरावस्था का जो स्टेज होता है उसमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विथ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो संबंधित है वो किस साइकोलॉजिस्ट से है? ऑप्शन ए है पेब्लो। पेब्लो का जो संबंध है वो क्लासिकल कंडीशनिंग से है, क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन बी है स्किनर। स्किनर का संबंध जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग से है, और हमसे पूछा भी गया था ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटसन। वाटसन एक बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म। ऑप्शन डी है ब्रूनर। ब्रूनर जो है डिस्कवरी लर्निंग। जब भी हमसे पूछा जाएगा डिस्कवरी लर्निंग का संबंध किससे है तो हम हमेशा ब्रूनर पे टिक लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रूनर वाला। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का संबंध स्किनर से है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्किनर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एनवायरमेंट इनसाइड द वूम्ब इज कॉल्ड। जो गर्भ के अंदर के वातावरण रहता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जो बर्थ के बाद का जो एनवायरमेंट होता है, जन्म के बाद का उसको हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट कहते हैं। सोशल एनवायरमेंट, सोसाइटी से संबंधित होता है, सोसाइटी होता है, उसको हम सोशल एनवायरमेंट बोलते हैं। प्रीनेटल एनवायरमेंट जो होता है ये इसे हम बोलते हैं मतलब गर्भ के अंदर का वातावरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रीनेटल एनवायरमेंट। ऑप्शन डी है कल्चरल एनवायरमेंट।
जो ट्रेडिशन और कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कल्चर से जो संबंधित होता है उसको हम कल्चरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू वैल्यू एंड एथिक्स? वैल्यू और एथिक्स का जो डेवलपमेंट है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में सोशल इंटरेक्शन जो होता है, सोशल इंटरेक्शन, इसका डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट बॉडी ग्रोथ से रिलेटेड है। बॉडी ग्रोथ, हाइट, वेट, उससे फिजिकल डेवलपमेंट का रिलेशन है। ऑप्शन सी में है मोरल डेवलपमेंट। तो जो वैल्यू, एथिक्स, राइट, रॉन्ग, ये जो चीजें हैं ये मोरल डेवलपमेंट में आते हैं। कोई चीज सही है कि गलत है, क्या सही है क्या गलत है, ये मोरल डेवलपमेंट में आता है। हमसे पूछा भी गया था वैल्यूज एंड एथिक्स, तो ये मोरल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी में है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट का संबंध कम्युनिकेशन से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोरल डेवलपमेंट। वैल्यू और एथिक्स का जो रिलेशन है वो मोरल डेवलपमेंट से है। उसी को हिंदी में नैतिक विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट? जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उसके लिए कौन सा स्टेज इंपॉर्टेंट होता है? ऑप्शन ए इन्फेंसी। इन्फेंसी में बच्चा जो है साउंड्स और बैबलिंग करता है, कुछ कुछ साउंड्स निकालने लगता है, आ ऊ। इसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसमें बच्चा सिर्फ बैबलिंग करने लगता है, इस टाइप का। ऑप्शन बी में है अर्ली चाइल्डहुड। इस स्टेज में कुछ कुछ वोकेबुलरी बच्चा बोलने लगता है, जैसे मम्मा, पापा, ये सब बोलने लगता है। और धीरे धीरे इस एज में बच्चा बहुत सारे वर्ड जो मम्मी पापा बोलते हैं वो बोलने लग जाता है। तो इसको हम लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्टेज बोलते हैं। इसमें लैंग्वेज डेवलप होने लगता है बच्चे में। एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है लैंग्वेज। ओल्ड एज में भी जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो जाता है, उसका पहले से डेवलप रहता है, उससे इसका संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड, और इसी को हिंदी में प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट अकर्स इन? जो मोरल डेवलपमेंट है ये कितने स्तरों में होता है? जो कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट दिया है वो कितने स्टेज में है, यही चीज इसमें पूछा गया। ऑप्शन ए है 2 स्टेज, ऑप्शन बी है 3 लेवल्स, ऑप्शन सी है 4 स्टेज, ऑप्शन डी है 5 लेवल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 लेवल्स। प्री कन्वेंशनल, सेकेंड लेवल में है कन्वेंशनल, एंड थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 3 लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, विच एबिलिटी डेवलप्स रैपिडली ड्यूरिंग एडोलेसेंस? जो एडोलेसेंस का स्टेज होता है, किशोरावस्था का एज होता है, उसमें कौन सा एबिलिटी बहुत जल्दी बढ़ने लगता है? ऑप्शन ए है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यस, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ये एडोलेसेंस की एज में बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ने लगता है। ऑप्शन बी है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग जो है ये इन्फेंसी में बच्चा करता है, ये इन्फेंसी का विशेषता है। ऑप्शन सी है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये बर्थ से रिलेटेड है। ऑप्शन बी है बैबलिंग। बैबलिंग इज ऑल्सो रिलेटेड इन इन्फेंसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो एडोलेसेंस होता है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें रैपिडली बढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फियर ऑफ स्ट्रेंजर इज कॉमन ड्यूरिंग? जो स्ट्रेंजर्स का फियर होता है वो कौन से स्टेज में होता है? इन्फेंसी। यस, जो इन्फेंसी होता है इसमें बच्चे जो अनफेमिलियर होते हैं
अनफेमिलियर, उनसे डरने लगता है। तो जो फियर ऑफ स्ट्रेंजर होता है वो इन्फेंसी के एज में होता है। ऑप्शन बी है एडल्टहुड। एडल्टहुड में नॉर्मल डेवलपमेंट फीचर इसका नहीं है, फियर का, उसमें बच्चा किसी भी स्ट्रेंजर से डरता नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ओल्ड एज भी इससे संबंधित नहीं है। एडोलेसेंस में भी जो बच्चा है वो स्ट्रेंजर से उसको डर नहीं लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इन्फेंसी। जो इन्फेंसी होता है उसमें बच्चा को स्ट्रेंजर से मिलने में डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग। जो लर्निंग बाय डूइंग का थ्योरी है ये किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इस पर बल दिया गया है। ऑप्शन ए है जॉन डीवी। ये जो जॉन डीवी है इन्होंने ही लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया है। लर्निंग बाय डूइंग। स्किनर रीइंफोर्समेंट पर बल देते हैं। सिगमंड फ्राइड का संबंध पैब्लो का जो संबंध है वो क्लासिकल कंडीशनिंग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। जो लर्निंग बाय डूइंग का जो सिद्धांत है ये जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ फिजिकल ग्रोथ। ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो फिजिकल ग्रोथ का संकेत है। ऑप्शन ए है इंप्रूवमेंट इन रीजनिंग। जो इंप्रूवमेंट इन रीजनिंग है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इसका संबंध है। इंक्रीज इन हाइट, ये जो है ये फिजिकल ग्रोथ से संबंधित है। जो हाइट में इंक्रीज होता है ये फिजिकल ग्रोथ से संबंधित है, जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट। तो इस ऑप्शन सी है बेटर सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन जो होता है ये सोशल डेवलपमेंट से संबंधित है। सोशल डेवलपमेंट। और जो इमोशनल कंट्रोल है ये इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फिजिकल ग्रोथ। जो फिजिकल ग्रोथ है वो इंक्रीज इन हाइट, लंबाई में वृद्धि जो होता है वो फिजिकल ग्रोथ का साइन है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय आइडेंटिटी क्राइसिस। किस एज में जो है आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या आता है। ऑप्शन ए है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो होता है ये लर्निंग और प्ले स्टेज होता है। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे कोई बात नहीं होती है। इन्फेंसी में बच्चा ट्रस्ट डेवलप करता है, ट्रस्ट डेवलपमेंट होता है। ट्रस्ट डेवलपमेंट का स्टेज होता है। ऑप्शन सी है एडोलेसेंस। ये जो एडोलेसेंस का जो स्टेज होता है इसमें अपने फ्यूचर और रोल को सर्च करता है बच्चा, अपना रोल सर्च करता है। इसी स्टेज को हम आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं। और जो ओल्ड एज होता है ये रिफ्लेक्शन और एडजस्टमेंट, रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट का एज बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था आइडेंटिटी क्राइसिस। तो आइडेंटिटी क्राइसिस का एज जो होता है वो एडोलेसेंस होता है, दैट इज ऑप्शन सी, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 25, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। जो डेवलपमेंट होता है वो किस दिशा में आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो जो डेवलपमेंट होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले बच्चा जो चीज सामने दिखता है उस बारे में सोचता है, उसके बाद जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचने लगता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ना होकर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी है जनरल टू स्पेसिफिक। यस, जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल से स्पेसिफिक होता है। बच्चा जो है पहले ब्रॉड मूवमेंट करता है, जैसे कि चलना दौड़ना,
उसके बाद कुछ स्पेसिफिक स्किल डेवलप होती है, जैसे लिखना या कोई छोटे चीज को पकड़ना, ये सब होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जनरल टू स्पेसिफिक। ऑप्शन सी में है स्पेसिफिक टू जनरल, तो ये उल्टा है। ऑप्शन डी है रैंडम टू फिक्स, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा जनरल टू स्पेसिफिक। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है बच्चा, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से किसी विशिष्ट की तरफ जाने लगता है। स्टार्टिंग में बच्चा क्या होता है, किसी भी चीज को बहुत पूरे हाथ से ऐसे करके जोर से पकड़ने लगता है, पूरा पूरे हाथ में। उसके बाद क्या होता है, वो एक दो उंगली से पकड़ने लगता है, तो वो एक स्पेसिफिक की तरफ दिखाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच इज प्राइमरी नीड ऑफ ए चाइल्ड। जो बच्चे होते हैं उसका प्राइमरी नीड क्या होता है। ऑप्शन ए है पनिशमेंट। जो पनिशमेंट होता है ये फियर क्रिएट करता है, बच्चे में फियर क्रिएट करता है, तो ये इसका प्राइमरी नीड नहीं है। ऑप्शन बी है लव एंड सिक्योरिटी। यस, जो लव एंड सिक्योरिटी होता है ये बच्चे को इमोशनल सेफ्टी एंड अफेक्शन इससे होता है। तो जो बच्चे का प्राइमरी नीड होता है वो लव एंड सिक्योरिटी होता है। कंपटीशन, जो कंपटीशन होता है इससे बच्चे में स्ट्रेस पैदा हो जाता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी आइसोलेशन। आइसोलेशन जो होता है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, ये हार्मफुल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लव एंड सिक्योरिटी, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग इज रिलेटेड। किसी भी चीज का कौन चीज सही है कौन सा गलत है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन बी सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का जो है ये सोशल इंटरेक्शन, जितने भी सोशल इंटरेक्शन होते हैं, सोशल समाज में कैसे बात करते हैं, वो जो सब जो होता है समाज के लोगों से किस टाइप के बात करना है, उनसे कैसे बिहेवियर है रखना है, वो सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में बॉडी ग्रोथ से रिलेटेड होता है, हाइट वेट कलर, वो फिजिकल ग्रोथ में आ जाता है। ऑप्शन सी है मोरल डेवलपमेंट। तो राइट और रॉन्ग का जो अंतर कर पाना ये मोरल डेवलपमेंट में आता है। ऑप्शन डी है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का संबंध बॉडी मूवमेंट से है, बॉडी मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मोरल डेवलपमेंट होता है उसमें बच्चे राइट और रॉन्ग में अंतर कर पाते हैं, क्या चीज सही है क्या गलत है उसको बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है विच स्टेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर इन्फेंसी। इन्फेंसी के जस्ट बाद कौन सा स्टेज आता है। ऑप्शन ए है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस ये लेटर स्टेज है, ये इन्फेंसी के जस्ट बाद नहीं आता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी अर्ली चाइल्डहुड। ये जो अर्ली चाइल्डहुड का एज होता है ये इन्फेंसी के जस्ट बाद आता है। ऑप्शन सी एडल्टहुड। एडल्टहुड जो होता है ये एडोलेसेंस के बाद आता है, इसमें बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। ओल्ड एज, ओल्ड एज ये लास्ट स्टेज है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो इन्फेंसी है उसके जस्ट बाद कौन सा स्टेज आता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल्य अवस्था जो है ये शैशवावस्था के तुरंत बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच डेवलपमेंट एरिया इज रिलेटेड टू स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन। स्पीकिंग और कम्युनिकेशन का संबंध किस डेवलपमेंट से है। ऑप्शन ए फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का संबंध जो है ये बॉडी ग्रोथ से है। ऑप्शन बी है लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो कम्युनिकेशन और स्पीकिंग है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ जाता है, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा भी वही गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में एथिक्स और वैल्यूज आ जाते हैं, एथिक्स वैल्यूज। ऑप्शन डी है इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाता है, बच्चे हमें अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करने सीख जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, अ सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट हेल्प्स इन।
ये जो सपोर्टिव क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है वो किसके लिए, सपोर्टिव जो क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है वो किसके लिए सहायता करता है? ऑप्शन ए है फियर डेवलपमेंट। जो सपोर्टिव क्लासरूम होता है वो फियर को रिड्यूस करता है, फियर रिड्यूस करता है, ना कि उसका डेवलपमेंट करता है। ऑप्शन बी है ओवरऑल डेवलपमेंट। यस, जो पॉजिटिव क्लासरूम होता है, सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, वो फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जितने भी टाइप के डेवलपमेंट होता है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसमें हेल्प करता है। तो हमेशा जो बच्चे का जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो हमेशा सपोर्टिव होना चाहिए, ताकि बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाए। ऑप्शन सी में है लेजीनेस। लेजीनेस जो होता है वो गुड एनवायरनमेंट नहीं है, वो एक बैड एनवायरनमेंट है, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है। ऑप्शन डी है आइसोलेशन। आइसोलेशन में बच्चा रहेगा तो उसका जो सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। सपोर्टिव क्लासरूम होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओवरऑल डेवलपमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के अब हम पार्ट 3 लेकर आएंगे सीडीपी में, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉग्निटिव थ्योरी, पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी। उसके हम 30 क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह के और भी सीरीज हमारे इस चैनल पे आते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि इसमें क्या अच्छा है, क्या खराब है। जो चीज खराब है उसको ताकि सुधारा जा सके। और जितना भी सीडीपी का सारा सब्जेक्ट का जो सीरीज है वो इस वीडियो में मिलेगा। जेटेड एग्जाम के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका सीरीज मिलेगा आपको। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।